वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 1230 नए कोरोना मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के कुल 23,401 मरीज हैं। कोरोना से राज्य में 868 मौतें हो चुकी हैं, जबकि मुंबई की बात करें तो आंकड़ा 14,521 पहुंच गया है। अकेले मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या 528 है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो मुंबई के भीतर 20 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो चुकी है। धारावी में आज 57 नए मामले सामने आए, जिसकी वजह से धारावी में कोरोना वायरस के मामले 916 हो गए। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 4,786 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। आज पीएम के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में लोकल ट्रेन शुरू करने की मांग की। हालांकि वो चाहते हैं कि सिर्फ जरूरी सेवाओं में काम करने वाले लोगों के लिए ही लोकल चले। उद्धव ठाकरे ने जो मांग की उसके मुताबिक ग्रीन जोन में इंडस्ट्री शुरू की जाए। लॉकडाउन के बारे में सोच समझकर फैसला हो, क्योंकि जून और जुलाई में कोरोना के केस पीक पर जाने का अनुमान है। ये तमाम बातें मीटिंग में उठाई। साथ में कहा कि किसानों को फसल बीमा कराने दिया जाए। महाराष्ट्र को जल्द से जल्द जीएसटी का रिटर्न मिले। लॉकडाउन से महाराष्ट्र को 35,000 करोड़ का झटका लगा। डॉक्टर पुलिस दिन रात काम कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़े तो महाराष्ट्र को केंद्र अतिरिक्त वर्कफोर्स मुहैया कराए। उद्धव ठाकरे के विधान परिषद चुनाव के लिए आज नामांकन के साथ ये तय हो गया कि उनकी गद्दी सुरक्षित रहेगी। नामांकन भरते वक्त उद्धव ठाकरे का पूरा परिवार, शिवसेना के नेताओं के अलावा कांग्रेस और एनसीपी के नेता भी मौजूद थे। उद्धव ठाकरे पिछले साल 28 नवंबर को बिना विधायक बने मुख्यमंत्री बने थे और नियम के अनुसार उनका 6 महीने के भीतर यानी 27 मई तक विधायक बनना जरूरी था। आज नामांकन दाखिल करते हुए उद्धव ठाकरे ने डिक्लेयर किया कि वो 125 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता कमलेश सुतार। उद्धव ठाकरे विधायक बनकर विधानमंडल में आएंगे या नहीं, इसको लेकर तो उत्सुकता थी ही, लेकिन साथ ही साथ इस बात को लेकर भी उत्सुकता थी कि जिस वक्त उद्धव ठाकरे अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे उस वक्त कितनी संपत्ति उद्धव ठाकरे आखिर दिखाएंगे। तो आज इस बात को लेकर भी सस्पेंस हट गया और उद्धव ठाकरे ने आज अपने एफिडेविट में जो प्रॉपर्टी दिखाई है, जो चल अचल संपत्ति दिखाई है, वो है तकरीबन 125 करोड़ रुपए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे के नाम पर जो भी चल अचल संपत्ति और जो भी कर्जे वो पकड़कर महाराष्ट्र में उनके नाम पर, परिवार के नाम पर 125 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अब इसका ब्यौरा अगर हम आपको बताएं तो उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी ने जो साथ में चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है, उसमें तकरीबन 61 करोड़ 89 लाख रुपए की मूवेबल एसेट्स उद्धव ठाकरे ने दिखाई है, यानी चल संपत्ति दिखाई है, और इमूवेबल एसेट्स यानी अचल संपत्ति तकरीबन 81 करोड़ 37 लाख रुपए दिखाई है। साथ ही साथ 15.5 करोड़ रुपए के कर्जे भी उन्होंने इस पूरे ब्यौरे में दिए हैं। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने अपने नाम पर जो घरों का ब्यौरा दिया है, वो बांद्रा में 2 घर उन्होंने बताया है। मातोश्री जो ठाकरे परिवार का रिहायशी घर है, साथ ही साथ मातोश्री के ठीक सामने बनने वाला एक नया निर्माणाधीन जो घर है वो भी इस प्रॉपर्टी में दिखाया गया है। और उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे के 50-50% ओनरशिप में ये घर दिखाया गया है। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने रायगढ़ जिले में, अहमदनगर जिले के अकोले में अपने नाम पर खेती दिखाई है। साथ ही साथ रश्मि ठाकरे ने रायगढ़ जिले में अपने नाम पर खेती इस पूरे एफिडेविट में इसका ब्यौरा दिया गया है। उद्धव ठाकरे ने अपने सोर्स ऑफ इनकम यानी आय की जो स्रोत बताई है, वो अलग अलग कंपनियों में शेयर्स के द्वारा मिलने वाला डिविडेंड जो है वो बताया गया है। ठाकरे के पास तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख रुपए की जेवरात है और उद्धव ठाकरे के पास 23 लाख रुपए के जेवरात इसमें बताया गया। और दोनों के साथ मिलकर यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तौर पर दोनों के पास 53,48,000 रुपए के जेवरात इसमें दिखाए गए। लेकिन सबसे बड़ी अचरज की बात जो इस एफिडेविट में सामने आई है वो है कि उद्धव ठाकरे, जिनके पास 125 करोड़ की संपत्ति है, उनके पास एक भी गाड़ी नहीं है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने यह भी ब्यौरा दिया है कि उनके खिलाफ 23 केसेस है और इन 23 केसेस में 12 केसेस डिस्पोज ऑफ हो चुकी है, यानी उनका निर्णय आ चुका है या रद्द कर दी जा चुकी है। एक आकलन यह है कि मुंबई में कोरोना मामलों की संख्या 70,000 के ऊपर जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वुहान की तरह मुंबई में 15 दिन में अस्पताल तैयार हो रहा है।
ये वीडियो देखकर आपको कुछ याद आया होगा। जब चीन में कोरोना का संकट चरम पर था, अस्पतालों में बेड कम पड़ गए थे, तो कोरोना से लड़ने के लिए चीन ने वुहान में रातों रात एक अस्पताल खड़ा कर दिया था, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। मुंबई में भी उसी तर्ज पर 1000 बेड वाला एक अस्पताल 15 दिन के अंदर तैयार किया जा रहा है। 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो यहाँ पर भी सरकार इस तरह के अस्पताल जो वुहान में जिस तरह से बनाए गए थे वैसे ही बना रही है। आइए इस वक्त हमारे साथ MMRDA कमिश्नर आर्य राजीव हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सरकार की तरफ से MMRDA को जिम्मा दिया गया था कि ये आप बनाए 28 अप्रैल के आसपास। कैसे काम शुरू हुआ, किस तरह से बन रहा है और कब तक ये इसकी तैयारी हो जाएगी? सरकार की तरफ से आदेश मिलने के बाद हमने जो वेंडर्स होते हैं, तमाम सोर्सेज, वो सब पे काम किया और ये जगह का सिलेक्शन किया गया। पहले जगह के सिलेक्शन के बाद 2 मई से यहाँ पे काम शुरू हुआ है। आज 9 दिन हुए हैं। 9 दिन में आप ये प्रगति देखेंगे कि 1.25 लाख स्क्वायर फीट की ये छत के साथ साथ फ्लोरिंग खड़ी हो चुकी है और उसके साथ साथ ये डॉक्टर्स केबिन जो अलग से वो 21,000 स्क्वायर फीट का वो अलग से तैयार खड़ा हुआ है। ये अस्पताल 28 अप्रैल से बनना शुरू हुआ है और इसके 14 मई से पहले बन जाने की उम्मीद है। इस अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों के लिए क्वारंटीन और आइसोलेशन की सुविधा होगी। अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ 5000 बेड और बढ़ाए जा सकते हैं। खर्च कितना है MMRDA, सरकार कितना खर्च करी इस अस्पताल को बनाने में? 1000 से ज्यादा बेड्स लगने वाले हैं यहाँ पे, पूरा खर्चा कितना आ रहा है? देखिए, अभी फाइनल फिगर्स तो हमारे पास नहीं आए हैं और ये सारे प्रोक्योरमेंट्स जो हैं वो हमने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत किए हुए हैं, तो फाइनल फिगर आने में थोड़ा समय लग सकता है, बट पूरा अनुमान है कि किसी भी हालत में ये खर्च जो है अगले 3 महीने के पूरे कॉस्ट में 20 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा। मुंबई में कोविड-19 के केस और इससे हो रही मौतों की संख्या सबसे ज्यादा है। सरकारी और निजी अस्पताल मिलाकर कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए मुंबई में 3000 बेड है। अनुमान है कि मुंबई में कोरोना के केस मई में काफी ज्यादा हो सकते हैं। सरकार इसके लिए BKC मैदान में ये मेकशिफ्ट अस्पताल बना तो रही है, पर 20 दिन बाद मॉनसून की एक बड़ी चुनौती भी मुंबई के सामने होगी। विद्या, मुंबई आज तक। कोरोना केस में सबसे ज्यादा इजाफा महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 23,000 के पार जा चुके हैं। वहीं मुंबई की ऑथर रोड जेल में 184 कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। देश को कोरोना से अगर कोई राज्य सबसे ज्यादा डरा रहा है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 22,000 के पार पहुंच चुकी है और हर दिन महाराष्ट्र में कोरोना नया रिकॉर्ड बना रहा है। महाराष्ट्र के हालात कुछ ऐसे हैं कि सुनकर ही दहशत होती है। कोरोना जेल के कैदियों तक पहुंच गया है। बड़ी तादाद में पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। अस्पतालों में हालात बदतर हैं। वहीं लाशें पड़ी हैं और वहीं कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर सबसे बुरे हालात मुंबई के हैं। अकेले मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या 14,000 के पास पहुंच रही है। ऐसे में मुंबई का चप्पा चप्पा सील कर दिया गया है। लॉकडाउन की शुरुआत से अब तक में कई दिन और कई हफ्ते बीत गए हैं, लेकिन मुंबई जैसा शहर है जहां पर कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले जो पेशेंट्स की तादाद है, क्योंकि वो लगातार बढ़ रही है, इसकी वजह से प्रशासन कोई चांस नहीं लेना चाहता। वो ये नहीं चाहता कि कोई ज्यादा ये फैलाव हो इस बीमारी का। इसी वजह से आप देख लीजिए मार्केट का ये हाल है। ज्यादातर दुकानें अब भी बंद हैं। सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी और मेडिकल, यही 2 चीजें हैं जो खुल सकती हैं। आज हम आपको मुंबई के उन अस्पतालों का पूरा सच दिखाएंगे जहां बगल में लाशें पड़ी हैं और वहीं लोगों का इलाज किया जा रहा है। क्यों मुंबई में ऐसी नौबत आ गई है, आज हम इसका पूरा खुलासा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मुंबई के आर्थर रोड जेल से भी अच्छी खबर नहीं है। मुंबई की आर्थर रोड जेल कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गई है। जेल में रविवार को कोरोना संक्रमण के 81 नए मामले आए। 2 दिन पहले 77 कैदी संक्रमित मिले थे। इसके अलावा 26 जेल कर्मचारी भी संक्रमण की चपेट में हैं। यानी आर्थर रोड जेल में अब कोरोना मरीजों की संख्या 184 तक पहुंच गई है, जिसमें 158 कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं। जो कोरोना संक्रमित है
उनको बाहर उनकी क्वारंटाइन का इंतजाम किया है। वहाँ पे उनका क्वारंटाइन किया जाएगा, उनकी पूरी मेडिकल जांच की जाएंगी। सिर्फ कैदी ही नहीं, महाराष्ट्र में पुलिस वाले भी कोरोना वायरस की भयंकर चपेट में आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 221 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और इस तरह राज्य में कोरोना संक्रमित पुलिस वालों की संख्या 1007 तक पहुंच गई है। इनमें 106 पुलिस अधिकारी और 901 पुलिस कर्मी हैं। इधर राज्य में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उधर मुंबई के नामी गिरामी अस्पतालों का भी हाल बुरा है। मुंबई के सायन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से बेहद हैरान और चौंकाने वाली तस्वीरें आई हैं। सायन अस्पताल से एक हफ्ते के भीतर 2 ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें दिख रहा है कि जिस वार्ड में मरीजों का इलाज चल रहा है वहीं शव रखे हुए हैं। सिर्फ सायन ही नहीं, मुंबई के केईएम अस्पताल से भी बेहद चौंकाने वाला वीडियो आया है। यहाँ इतनी भीड़ है कि चलना मुश्किल है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही छोड़ दीजिए। मरीजों और उनके रिश्तेदारों से वार्ड भरा हुआ है। मरीज लगातार अंदर आ रहे हैं। वो सभी जमीन पर बैठे हुए हैं। कई मरीजों के पास बेड नहीं है। कुछ मरीज चटाई पर लेटे हुए दिख रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि अस्पताल में मरीजों की भीड़ के बीच में ही प्लास्टिक में लपेटकर शव को रखा गया है। हम आपको बता दें कि सायन और केईएम दोनों ही अस्पताल बीएमसी के बड़े अस्पतालों में शामिल हैं। बीएमसी और स्टेट गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि वो मुंबई में जो बेड्स की कैपेसिटी है वो बढ़ा सके, लेकिन मुंबई की जो ग्राउंड रियलिटी है अस्पताल की वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। एक बेड पर हमने देखा 2 पेशेंट्स रखे जा रहे हैं। कई पेशेंट्स को तो बेड भी नहीं मिल रहे, तो वो ज़मीन पर ही लेटे हुए हैं। हमने इसी बीच ये भी देखा कि वार्ड्स में कितने ज़्यादा पेशेंट्स और रिलेटिव मौजूद है, वहाँ पर चलने में भी दिक्कत आ रही है। सबसे बड़े चौंकाने वाली बात तो हमने ये देखी कि जब वार्ड्स के बीचों बीच और लॉबी में किस तरीके से डेड बॉडीज रखी गई है। इस बारे में जब हमने हॉस्पिटल के अथॉरिटी से बात की तो उन्होंने कहा कि वो इस पूरे सिचुएशन में हेल्पलेस है, क्योंकि लगातार हर 1 घंटे में जितने पेशेंट्स आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। इस तरह से वीडियो सामने आने के बाद सायन अस्पताल के एक डॉक्टर ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है। अस्पताल और बीएमसी को बदनाम करने के बजाय आलोचकों और सरकार को चाहिए कि अस्पताल के लिए जो मदद हो सकती है वो मुहैया कराए। कि हमने सच में अच्छा नहीं लगता है कि एक बेड पे 2 पेशेंट रहे, बट जब ऐसे सिचुएशन आता है, पैंडेमिक आता है, जहाँ पे एक ही दिन में बहुत सारे पेशेंट का नंबर बढ़ जाता है, तो इस टाइम पे हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है। इसलिए जो आप सब ये वीडियो देख रहे हो, ये उसका दूसरा पहलू है। एक पहलू आपने देखा कि एक बेड पे 2 पेशेंट है, हमें वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बट दूसरी तरफ अगर पेशेंट का ध्यान देखा जाए, पेशेंट की तरफ का जो ट्रीटमेंट देखा जाए, तो इट इज़ अ टाइम नेसेसरी। इकोनॉमिक क्रंच, एक रिसोर्स क्रंच, एक हॉस्पिटल के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्रंच पैदा होना ही था। ऐसा है नहीं, दुनिया में फिलहाल की स्थिति में ना ही अमेरिका, ना ही इटली, ना ही स्पेन जो सबसे बड़े देश माने जाते हैं, ना ही वो अस्पताल सशक्त है, वहाँ के अस्पताल सशक्त है इतना लार्ज स्केल में पेशेंट ट्रीट करने के लिए। सो वी सायन अस्पताल में जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत हम कर रहे हैं। वीडियो आया है ये एकदम गलत है और उसको मैं कंडेम करता हूँ। और दूसरी चीज़, अभी ये एक इंटरनेशनल इमरजेंसी है और इतनी बड़ी चीज़ का ऐसा गलत फ़ायदा उठाना, और जैसे सर ने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये थी कि डॉक्टर्स का और हेल्थ वर्कर्स का कॉन्फिडेंस कम करने की ये बात हुई, ठीक है। और दूसरी बात क्या हो रहा है, पेशेंट का लोड ऑब्वियसली बढ़ रहा है। बीएमसी पर शिवसेना का राज है और वो अस्पतालों से वीडियो वायरल होने के बाद उनकी गहनता से जांच का आदेश दे चुकी है। लेकिन हालात यही बयां कर रहे हैं कि जिस तरह से मुंबई में कोरोना वायरस फैल रहा है, उससे लड़ने के लिए ये अस्पताल पूरी तरह तैयार नहीं है। विद्या के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई आज तक। भूख, बेरोजगारी और कोरोना का डर प्रवासी मजदूरों को महाराष्ट्र छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। प्रवासी मजदूर किसी भी कीमत पर अपने घर जाना चाहते हैं। इतने ज्यादा मजदूर जाने का कोई साधन नहीं मिल रहा। पैदल मजदूर इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल गए हैं कि लॉकडाउन में कसारा जैसे इलाकों में जाम लगने लगा है। मुंबई नासिक हाईवे जाम है। प्रवासी मजदूर पैदल, साइकिल पर, ऑटो में भरकर, बाइक पर अपने घर जाने की कोशिश में है। इस समय रास्ते में आपको कोई ट्रैक्टर दिखे, कंटेनर दिखे या टेम्पो जो महाराष्ट्र से आ रहा हो तो उसमें जरूर प्रवासी मजदूर होंगे।
यहाँ लॉकडाउन में भी बिना लॉकडाउन से ज्यादा ट्रैफिक दिख रहा है। शत्रुघ्न चौहान मुंबई में खाने की डिलीवरी का काम करते थे। लॉकडाउन के बाद इनका काम बंद हुआ, कमाई नहीं रही, जो भी थोड़ी बहुत सेविंग थी वो भी चली गई। अब ये अपने पूरे परिवार को लेकर यूपी के गोंडा जा रहे हैं। वो भी सब कंपनी सर बंद हो गई है। 2-1.5 महीना हो गया सर, रहने खाने के लिए बाल बच्चे को सब पूरा करने में सब नहीं हो पा रहा है सर, इसीलिए हम लोग बाइक से निकले अपने यूपी जाने के लिए। भगवान का नाम लेके चले, बाकी सब सुविधा के साथ में। उधर भी गवर्नमेंट रखे क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए, वो भी सर करेंगे। सड़क पर चल रहे किसी भी प्रवासी मजदूर से बात कीजिए, उनकी यही शिकायत है कि सरकार विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए फ्लाइट भेज रही है, पर मजदूरों को सड़कों पर छोड़ दिया गया है। रमेश कुमार मनोर की एक फूड फैक्ट्री में काम करते थे। रमेश गोंडा के रहने वाले हैं। इन्हें काम से नहीं निकाला गया, पर कोरोना के डर से ये अब घर वापस लौटना चाहते हैं। घर पे पिताजी बोले कि आ जाओ, बाकी कंपनी में काम चालू है, खाना मिलता है, सब बात ठीक है, लेकिन भी हमको जाना है मैम। क्यों? लेकिन डर है क्या? कोरोना का डर है ना। कंपनी में बाहर का भी आदमी आ रहा है, कैसा कैसा आदमी आ रहा है, पूरा कंपनी चालू करके रखा, बाहर का आदमी कैसा क्या कुछ। ट्रक वाले मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का 2 से 4 हजार रुपए ले रहे हैं, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ट्रक वालों को पैसे देकर मजदूर घर पहुंच ही जाएंगे। अगर पुलिस पकड़ ले तो मजदूरों का पैसा बेकार चला जाता है। काफी प्रवासी मजदूर दिन की कड़ी धूप से बचने के लिए रात में पैदल चलते हैं। पवन साहनी और उनके दोस्त पुणे से आ रहे हैं। ये 220 किलोमीटर का सफर पैदल चलकर तय कर चुके हैं। ये उम्मीद कर रहे थे कि गोरखपुर तक जाने के लिए कोई ना कोई वाहन इन्हें लिफ्ट दे देगा। पवन से अब आगे नहीं चला जा रहा, इनके पैरों में छाले पड़ चुके हैं। सर हमारी दिक्कत ये है कि हम पुणे से आ रहे हैं और पैदल चल के आ रहे हैं, हमारे पास भाड़ा नहीं है, और ये जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं ये लोग 3,000, 3,500, 2,000 ऐसे मांग रहे हैं। हमारे पास जो खाने के पैसे थे वो तो खर्च हो गए, तो 1,500 जो बचे थे उसके सहारे हम सोचे कि चलते अपने रास्ते से जो खाने का हो जाएगा वो खा लेंगे और चल के जाएंगे, कोई बचे रास्ते में मिलेगा तो बैठा लेगा हमें। बहुत सारे मजदूरों ने पहले ट्रेन का ही इंतजार किया था, पर अब इनका धैर्य जवाब दे गया है। जो भी साधन मिल रहे हैं ये घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर मैं रिक्शा चलाता था और हमारे सारे बच्चे यहाँ पर थे, और उन लोग को अभी खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा था। गाड़ी बंद होने के वजह से, कोरोना की वजह से गाड़ी बंद था। क्या करेंगे, हमारे पास खर्चा बर्चा नहीं रह गया। अभी हमें तो आखिरी रास्ता हमारा घर ही होता है। कोरोना से बचने के लिए और वहाँ पर भूखा मरने के वजह से अच्छा है तो थोड़ा परेशानी सह के गांव पहुँच जाएंगे, घर पे पहुँच जाएंगे। मजदूर लॉकडाउन के बाद काम पर वापस लौटना चाहते हैं, पर कोरोना से मुंबई में सबसे ज्यादा मौतों की संख्या से वो डरे हुए हैं। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ विद्या, मुंबई आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।